हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू, और हमारा यहाँ चैप्टर जो आया है जैव प्रक्रम, यानी देखा जाए तो लाइव प्रोसेसिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत सारे क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, और ये सारे होंगे आपके एमसीक्यू के अंतर्गत। और ये एमसीक्यू हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी बच्चे का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो हर एक जगह महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके समक्ष रखा जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। हम जो यहाँ चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैव प्रक्रम। ये कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत है, और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, इसके फैक्ट को भी एनालाइज करेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। और इसमें हम जो है हर एक बात को गहराई पूर्वक आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होती है। देखिए, आपने ब्लड प्रेशर तो चेक किया ही होगा या डॉक्टर को चेक करते हुए देखे ही होंगे। आखिर डॉक्टर ये क्यों बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर अधिक है या आपका लो है, किस बेस पे? तो क्या हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी नहीं है कि मानव में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होती है, कितना रक्तचाप जो है हमारे शरीर में होना चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 120/80 मिली HG, 120/90 mmHg, और सी कह रहा है 160/80 मिलीमीटर HG, और डी कह रहा है 130/80 मिलीमीटर HG। देखिए, क्वेश्चन बहुत काफ़ी दिलचस्प है, और आपको जो है पिछले क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश भी किया था कि 180 प्लस माइनस, ठीक है, 120 प्लस माइनस और 80 प्लस माइनस, ठीक है, 120 नहीं, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 120 प्लस माइनस 5 और 80 प्लस माइनस 5, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और सामान्य बात के अंतर्गत हम देखें एक फैक्ट, और एनसीईआरटी के अंतर्गत रक्त की सामान्य सीमा 120 से 80 mmHg से कम संख्या में वर्णित किया गया है। यदि रक्तचाप में परिणाम इस श्रेणी में आते हैं तो हमें संतुलित आहार और व्यायाम जैसी हृदय संबंध आदतों को अपनाना होगा। यानी देखा जाए तो सामान्य रक्तचाप जो होती है 120 प्लस माइनस 5 से 80 प्लस माइनस 5 मिली HG होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है आपका, यानी देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका सही है, 120 से 80 mmHg है, यानी ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? क्या ए श्वसन है, या बी स्वेद है, या सी प्रकाश संश्लेषण है, या डी इनमें से कोई नहीं है? क्वेश्चन बहुत काफ़ी दिलचस्प है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक फॉलो किया होता तो एक बात आपको समझ होती कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे सूर्य और अकार्बनिक स्रोतों के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और हर पौधों प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, या वे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की कार्बनिक यौगिक में स्थिर करने में सक्षम होते हैं। यानी पौधे जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को कार्बनिक यौगिक में जो है बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उन सब बच्चों का जो है ऑप्शन सही जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है एटीपी का पुण्य रूप क्या है? एटीपी का पुण्य रूप क्या है? क्या ए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, या बी एडेनोसिन फास्फेट कहते हैं, या सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? देखिए क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है और कई बार एग्जाम में आया है, तो ये आपको समझ होना चाहिए। और आपको एक बात भी पता होना चाहिए कि एटीपी का मतलब जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यानी देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। और एक और बात मैं बताऊं तो यह एक उच्च ऊर्जा अणु है। यह एक उच्च ऊर्जा अणु है जो मानव शरीर, जानवरों और पौधे आदि की कोशिकाओं में पाया जाता है। एटीपी कहाँ पाया जाता है? मनुष्य शरीर में, जानवरों में, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी सभी के कोशिकाओं में पाया जाता है और यह कोशिकाओं द्वारा आवश्यक ऊर्जा का भंडार और आपूर्ति करने में सक्षम होता है। यानी एटीपी के अंतर्गत ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? देखिए इंसानों के रक्त में यूरिया मिल जाती है लेकिन उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो साफ करने के लिए हम कौन सा मेथड का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? क्या ए छानने का काम करते हैं, या बी अस्मस कहते हैं यानी ऑस्मोसिस, ठीक है, सी डायलिसिस कहते हैं, हम क्या कहते हैं, या डी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? तो आपको जो है इसका आंसर सही पता होना चाहिए क्योंकि आप भी एक मनुष्य हो और मनुष्य को हर बात पता होना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्तियों के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। यानी डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के रक्त से यूरिया को अलग करके साफ किया जाता है। यानी डायलिसिस एक मेथड है। यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नली गुर्दे को मूत्राशय जोड़ती है? यानी किडनी को मूत्राशय जोड़ती है, कौन सा है? क्या ए मूत्रवाहिनी है, बी मूत्रमार्ग है, सी छोटी नली है, या डी नेफ्रॉन है? क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही काफ़ी दिलचस्प है, ठीक है, कि कौन सी नली जो है गुर्दे यानी किडनी और मूत्राशय को जोड़ती है। देखा जाए अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें एक बात लिखी हुई है कि मूत्रवाहिनी संक्रिय नालिका है। मूत्रवाहिनी जो है संक्रिय नालिका है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है, और मूत्रवाहिनी वह नालिका है जो गुर्दे और मूत्राशय को जोड़ती है। यानी मूत्रवाहिनी वो नालिका है जो गुर्दे और मूत्राशय को जोड़ती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए ऑप्शन आपका सही है। ये स्टेटमेंट बताती है कि ए जो है सही है। मूत्रवाहिनी यानी मूत्रवाहिनी नली है जो गुर्दे और मूत्राशय को आपस में जोड़ती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है? आखिर बड़ी आंत हमारे शरीर में कौन सा कार्य करती है? ए भोजन का आत्मसात करती है, बी भाषा को पचाती है, या सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, या जल का अवशोषण करती है? आखिर बड़ी आंत का कार्य क्या है हमारे शरीर में? आपको पता है क्या हो सकता है? तो आपको आंसर देना चाहिए।
मैं आपको अगर एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बताऊं तो कहते हैं बड़ी आंत को कार्य में पानी और इलेक्ट्रोलाइसिस को अवशोषित करना होता है। यानी बड़ी आंत का कार्य होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइसिस को अवशोषित करना होता है। विटामिन का उत्पादन और अवशोषित करना आदि शामिल होता है। यानी देखा जाए तो बड़ी आंत में विटामिन का उत्पादन भी होता है और अवशोषित करना भी होता है, और इसका काम पानी और जो है इलेक्ट्रोलाइसिस को अवशोषित करना भी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका डी सही है। जो है बड़ी आंत जो है पानी का अवशोषण करती है, यानी पानी का जो अवशोषण होता है बड़ी आंत में होता है। क्या आपको ये बात पहले पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेफड़े की कार्यात्मक इकाई है? यानी फेफड़े का कार्य क्या है? फेफड़ा हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? क्या ए श्वसन के लिए कार्य करती है, या बी एल्वियोलिस के लिए कार्य करती है, या सी ब्रोनिकोल्स के लिए कार्य करती है, डी ट्रैकिया के लिए कार्य करती है? तो आपको यहाँ समझ होना चाहिए, और यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से वर्ड जो है इंग्लिश में ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े का कार्य क्या होता है। देखा जाए अगर मैं एनसीईआरटी के फैक्ट के अंतर्गत बताऊं तो एल्वियोली फेफड़े की कार्यात्मक इकाई है जो गैस विनिमय का स्थल बनती है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। एल्वियोली जो होती है ये जो होती है गैसों का विनिमय करती है और गैसों का विनिमय स्थल होती है। तो देखा जाए फेफड़ों का कार्य जो होती है एल्वियोली करती है, जो कि गैसों का जो है विनिमय करती है, यानी लेन देन जो है एल्वियोल से ही होती है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे से ही जुड़ी हुई है कि 1 मिनट में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? क्या 108 बार, क्या बी 120 बार, या सी 180 बार, या डी 72 बार? देखिए दोस्तों, बच्चे का जो हृदय होती है ना वो बहुत अधिक बार धड़कती है, 180 से लेकर 120 तक पहुंच जाती है। लेकिन मनुष्य का दिल जो है, साधारण मनुष्य का दिल कितने बार धड़केगी? क्वेश्चन यहाँ पर ये है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, हमसे बच्चों का नहीं पूछा हुआ है, एक साधारण मनुष्य का पूछा हुआ है, यानी वयस्क का। और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के अंतर्गत एक वयस्क मनुष्य की सामान्य विश्राम हृदय गति, यानी सामान्य विश्राम अवस्था में जो इसकी हृदय गति होती है 60 से 100 बीट प्रति मिनट होती है। यानी धड़कती है 60 से 100 के बीच जो है धड़कती है। जब आराम के समय धड़कने की दर जो होती है 100 बीपीएम होती है, से अधिक होती है, यानी 100 होती है आराम के समय। तो इसके लिए जो देखा जाए तो ट्रैचिकिया कहा जाता है इसे। हम जो ये आराम के स्थिति में धड़कता है उसे हम ट्रैचिकार्डिया कहा जाता है। आराम के समय दिल की धड़कन की दर 60 बीपीएम से कम होने को हम ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। यानी हम उसको ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है जब वो कम धड़कती है। जब अधिक धड़कती है तो हम इसको टैचिकार्डिया कहते हैं, और कम धड़कता है तो हम ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। नींद के दौरान दिल की धड़कन की सीमा गति जो होती है 40 से 50 बीएम सामान्य मानी जाती है। यानी सोने टाइम आपका धड़कन जो है बहुत ही कम धड़कता है, 40 से 50 के रूप में धड़कती है। तो देखा जाए तो एक वयस्क मनुष्य का सामान्य विश्राम हृदय गति जो होती है 60 से 100 बीट मिनट के प्रति होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। डी ऑप्शन आपका जो है सही है, 72 जो है बार धड़कती है। तो 1 मिनट में मनुष्य का दिल जो है, जो वयस्क मनुष्य है उसको 72 बार जो है दिल धड़केगा। तो यानी डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन के लिए अंग का कौन सा जोड़ा होता है? मनुष्य में श्वसन के लिए कौन सा अंग का जोड़ा होता है? क्या किडनी का जोड़ा होता है, या बी फेफड़े का होता है, या सी हाथ का होता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए हाथ और इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल ही ऑड ऑप्शन है। तो देखा जाए मैं आपको बताऊं कि फेफड़े महत्वपूर्ण अंग है जो मनुष्य के श्वसन में मदद करती है, और श्वसन शब्द का अर्थ है एक
जैव रासायनिक प्रक्रिया। श्वसन का मतलब होता है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिक से ऊर्जा जारी करने के लिए किया जाता है। यानी जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिक को से ऊर्जा जारी करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के करने के लिए भी किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो फेफड़ा जो मनुष्य के अंग जो है जोड़ा है जो श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, फेफड़ा। फेफड़े जो है मनुष्य में श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण जोड़ा अंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा है? श्वसन वर्णक कौन सा है? क्या ए एंजाइम है, बी हीमोग्लोबिन है, सी इंसुलिन है, या डी इनमें से कोई नहीं है? देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और समझने वाली है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही है कि मानव रक्त में होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारा रक्त जो है लाल नज़र आता है, क्योंकि ये आयरन को जो है अपने साथ रखा हुआ होता है। कहते हैं इसका रंग लाल होता है और यह मनुष्य में श्वसन वर्णक होता है। आप सोचिएगा श्वसन वर्णक कैसे हो सकता है, सांस ले कैसे ले सकता है? यह मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घुलित ऑक्सीजन ले जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन घुली हुई होती है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है जो कि हीमोग्लोबिन के में होती है, और ये हीमोग्लोबिन जो है शरीर के हर एक पार्ट में दौड़ती है, यानी आपको ऑक्सीजन हर एक पार्ट तक पहुंचाती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो मनुष्य में श्वसन वर्णक जो होती है हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन ही है जो शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को लाता है, ले जाता है। तो मनुष्य में श्वसन जो वर्णक अंग है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के कार्य मैंने समझा ही दिया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में आहार नाल की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? देखिए, मनुष्य में आहार नाल होती है और आहार नाल की कितनी लंबाई होती है? क्या ए 1 मीटर, क्या बी 6 मीटर से 9 मीटर, या सी 3 मीटर से 4 मीटर, या डी इनमें से कोई नहीं? देखिए, जिनको पता होगा वो फटाक से आंसर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में आहार नाल की अनुमति लंबाई जो होगी किन बातों पर डिपेंड करेगी। तो मैं आपको बताऊं कि आहार नाल एक सतत मार्ग है। आहार नाल जो है एक सतत मार्ग है जो मुंह से शुरू होता है और गुर्दे पर समाप्त होती है। यानी मुंह से शुरू होता है और गुर्दे पर समाप्त होती है, और यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह भोजन को पाचन तंत्र के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, और यह ग्रास नली से गुर्दे का लगभग 9 मीटर लंबा होता है। यानी देखा जाए ग्रास नली से लेकर गुर्दा तक 9 मीटर लंबा होता है। तो यह यहाँ पर उत्तर देखा जाए तो बी सही है, क्योंकि 6 मीटर से लेकर 9 मीटर की बात यहाँ पर सार्थक सिद्ध होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है कि मनुष्य में आहार नाल की अनुमानित लंबाई जो है 6 से लेकर 9 मीटर के मध्य है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी दिलचस्प लग रहा है कि मनुष्य में कितने दूध के दांत मौजूद होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा है बहुत ही आसान है, तो अपना आंसर जो है मुझे बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मनुष्य में कितने दूध के दांत मौजूद होते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन है 32, बी है 38, सी है 20 और डी है 24। तो कितने मनुष्य में जो है दूध के दांत मौजूद होते हैं? तो शायद आपके लिए देना कठिन है, और जिन बच्चों ने दे दिया उनके लिए भी अच्छी बात है। कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि आपको आंसर पता था। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं जो एनसीईआरटी के अंतर्गत है कि दांत मानव शरीर के आवश्यक अंग में से एक माना जाता है। दांत जो है मानव शरीर के आवश्यक अंगों में से एक माना जाता है, और वो मानव शरीर कई गतिविधियों में भाग भी लेता है। जैसे ही बच्चे दूध पीना शुरू करते हैं उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं,
और बच्चे के आमतौर पर 20 दांत ही होते हैं, जिन्हें प्राथमिक, अस्थाई या दूध के दांत भी कहलाते हैं। यानी देखा जाए बच्चों को जो 20 दांत होते हैं उसको आमतौर पर हम प्राथमिक, अस्थाई और दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो इसका सी ऑप्शन सही है कि मनुष्य में कितने दूध के दांत मौजूद होते हैं, तो 20 जो होते हैं मौजूद होते हैं, जिनका अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रूप में पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि निम्नलिखित में से किस रूप में पौधे जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपको जो है मेरे से पहले आंसर देना लाजमी रहता है। इससे आप अपना नॉलेज को भी समझ सकते हो। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को कैसे अवशोषित करते हैं। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट है नाइट्रेट और नाइट्राइट से, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। और ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट से जो है ये अवशोषित करते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अंतिम क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन अधिक कुशल है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है श्वसन अधिक कुशल है। क्या ए अवायवीय श्वसन या बी वायवीय श्वसन। यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड उठा के दे दिया गया है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन, एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन। तो आप कंफ्यूज मत होना। अवायवीय श्वसन यानी इन एरोबिक और बी एरोबिक मतलब होता है वायवीय श्वसन। और ऑप्शन सी बोलता है ए और बी दोनों ही है, या डी बोलता है दोनों में से कोई नहीं है। देखा जाए तो वायवीय श्वसन यानी एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। एरोबिक जो होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और एरोबिक के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। यानी वायवीय श्वसन नाम से ही पता लग रहा है कि इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। लेकिन देखा जाए तो एरोबिक श्वसन यानी अवायवीय श्वसन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यानी देखा जाए तो ए ऑप्शन अवायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है निकलती है। और देखा जाए तो यह प्रति ग्लूकोज अणु का जो है 36 एटीपी अणु उत्पन्न करती है। और देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि एरोबिक जो है, यहाँ पर एरोबिक जो है 36 एटीपी अणु उत्पन्न करती है। यानी देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है एरोबिक श्वसन के 36 एटीपी अणु उत्पन्न करता है। और यह बहुकोशिकीय जीवों जैसे पौधे, जानवरों, मनुष्य आदि में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो है अदा करता है रोल। इसका मतलब बी आपका ऑप्शन सही है, एरोबिक श्वसन यानी हम वायवीय श्वसन कह सकते हैं। बी ऑप्शन एरोबिक श्वसन यानी वायवीय श्वसन सही है, क्योंकि ये 36 एटीपी अणु उत्पन्न करती है और ये सभी बहुकोशिकीय जीवों, पौधे, जानवरों, मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन जाता है। देखा जाए तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर एमसीक्यू को एनालाइज किया, समझा और जाना, और आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना शेयर कीजिएगा उतना ही दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि यहाँ पर तिरपान असिस्टेंट सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप भी तिरपान असिस्टेंट के जो है एक पार्ट हो। तो कहते हैं अपनों से कोई दूर नहीं रहता है और अपनों को कभी भी जो है ऐसे नहीं छोड़ता है। अपनों के लिए हमेशा मदद की भावना बनी रहती है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा, और ये तब संभव होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके लिए जो बहुत से ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है और यहाँ पर सारे वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे।
और आप एक बार प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए, वहाँ पर आपके अपने कक्षा का सारे वीडियो जो है इंतजार कर रहा है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।